औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने जैसे कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और हमारा जो सा आज दूसरा लेक्चर है। हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कानून शहादत ऑर्डर 1984 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा था, उसका ओवरऑल व्यू किया था और साथ ही साथ हमने उसके फर्स्ट 2 आर्टिकल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 10 कानून शहादत ऑर्डर 1984 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आर्टिकल 3 को पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 17 तक हमारा चैप्टर 2 है, जो कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस है। यानी कि ये डील करता है कि कौन सा बंदा अहल है गवाही देने के। विटनेसेस कहते हैं गवाह को, कॉम्पिटेंट कहते हैं अहल, यानी कि कौन सा बंदा अहल है कि वो कोर्ट के अंदर जाके गवाही दे सकता है। हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 है वो स्पेसिफिकली डील कर रहा है हु मे टेस्टिफाई। अब यहाँ पे जो वर्ड है टेस्टिफाई, इसका मतलब है कि गवाही देना। ठीक है, तो कौन से बंदे होंगे जो कोर्ट के अंदर जाकर गवाही दे सकते हैं। अब जो सा हमारा कानून शहादत का ये आर्टिकल है, ये कहता है कि हर बंदा कोर्ट के अंदर जाके अपनी गवाही दे सकता है, एविडेंस दे सकता है, शहादत दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जेम्पशन आ जाती है, कंडीशन आ जाती है कि अगर कोर्ट किसी बंदे को कंसीडर करे कि वो इस काबिल नहीं है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि कोर्ट उसके सामने जो क्वेश्चन रख रही है वो उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके और रैशनली उसका आंसर कर सके। अब रैशनली का मतलब है कि अक्लमंदाना, अक्लमंदी से उन क्वेश्चंस को समझ के उसका आंसर कर सके। अब ये जो है बहुत सी रीजन की वजह से हो सकता है कि वो जो बंदा है वो टीनेट एज हो, बहुत ज्यादा उसकी टीनेट एज हो, एक माइनर चाइल्ड हो जिसको उन क्वेश्चंस की समझ ही ना लगे, या जिन उस बच्चे को कुछ लाइनें रट्टी रटाई दे दी जाएं और कहा जाए कि जाके भाई कोर्ट के अंदर आपने ये शहादत देनी है, और वो बोल देगा जो लफ्ज उसको रटे रटाए बताए जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि वो बंदा काफ़ी ओल्ड, एक्सट्रीम ओल्ड एज का हो, या ये भी हो सकता है कि उसको कोई दिमागी या जिस्मानी बीमारी हो जिसकी वजह से कोर्ट हालात जो उसके सामने रख रही है वो उसको समझ ही ना सके। और इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से वो बंदा इस कैपेबल ना हो कि वो कोर्ट के क्वेश्चंस को समझ सके या उसका रैशनली तौर पर जवाब दे सके। तो जो इस तरह का बंदा होता है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता कि उसकी गवाही को तस्लीम किया जाए, यानी कि वो विटनेसेस बनने के काबिल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है जी कि जो पर्सन विक्टिड हो परजुरी का। अब परजुरी क्या होता है, यानी कि परजुरी का मतलब है कि किसी ने पहले ही, वो शख्स जो उनसे है ना मुल्जिम हो किसी केस में कि उसने जो उनसा है गलत शहादत दी हो। ठीक हो गया जी। अब वो बंदा जो उनसा है वो भी कंपिटेंट नहीं होगा टू बीइंग टेस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ठीक हो गया जी। ये दो कंडीशन है, एक तो वो क्वेश्चंस को समझ ही नहीं सकता, उसका रैशनली तौर पे जवाब नहीं दे सकता, और दूसरा जो सा है कि वो जो सा है पहले ही मुल्जिम ठहराया गया किसी कोर्ट में कि उसने गलत शहादत दी थी। ठीक है, तो ऐसा बंदा जिसका करेक्टर पहले से क्लीन ना हो वो भी बंदा शहादत नहीं दे सकता। अब आ जाता है कि जी ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि क्या कोर्ट जो है वो इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन से भी ये डिटरमाइन कर सकती है कि ये जो बंदा है ये विटनेस बनने के काबिल है कि नहीं है। तो जी हाँ, कुरान और सुन्ना के अंदर ऐसे रूल्स बताए गए हैं कि जिनसे कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है कि ये बंदा विटनेस बनने के काबिल है कि इसको टेस्टिफाई किया जा सकता है कोर्ट में। तो ये हमें इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन से भी पता चल सकता है। उसके हमारे कुरान और सुन्ना में इसके बारे में क्या रूल्स बताए गए हैं। तो पहला तो रूल यही है कि वो जो बंदा है वो कैपेबल होना चाहिए कि जो कोर्ट उससे क्वेश्चन कर रही है वो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे। दूसरा ये है कि जी वो बंदा अनबाइस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दो पार्टी में से कोई एक पार्टी है वो उसको प्रेशराइज कर दे और प्रेशराइज करके उसको कोई भी रटी रटाई लाइनें बता दे कि भाई आपने ये जाके शहादत दे देनी है, ये बोल देना है जज के सामने। तो ऐसे शख्स की भी जो उनसी गवाही है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी
ल्यूनेटिक। अब ल्यूनेटिक टर्म उस बंदे के लिए इस्तेमाल होती है जिसे पागलपन के दौरे लगते हों। अब जो इस तरह का बंदा हो वो भी टोटली इनकैपेबल नहीं होता कि वो विटनेस बनने के काबिल नहीं है। अगर वो ऐसी हालत में है कि वो अपनी बीमारी से रिकवर हो रहा है या उसको पागलपन का दौरा नहीं लगा हुआ, वो कोर्ट के क्वेश्चंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहा है और उसका रैशनली तौर पे जवाब दे सकता है, अक्लमंदी से उसका जवाब दे सकता है, तो जो उसकी गवाही होगी उसको तस्लीम किया जाएगा। नेक्स्ट जी जो हमारा आर्टिकल 4 है, पहले मैं आर्टिकल 4 से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो सा हमारे आर्टिकल 4 से आर्टिकल शुरू हो रहे हैं ना, ये प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं, यानी कि कानून शहादत जिन कम्युनिकेशन को प्रिविलेजेस दे रहा है, राइट्स दे रहा है, उनके बारे में ये कुछ आर्टिकल्स हैं। जो हमारा आर्टिकल 4 है ना, ये जजेस और मजिस्ट्रेट के रिलेटेड है, यानी ये जजेस को और मजिस्ट्रेट को ये आर्टिकल ये प्रिविलेज देता है कि वो जो एक्ट और ड्यूटीज को एज अ मजिस्ट्रेट और जज परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। लेकिन इसके अंदर अब इसी आर्टिकल के अंदर जो उनसे है ना कुछ एग्जाम्शन आ जाती हैं कि जिनके अंदर ये जजेस और मजिस्ट्रेट जो उनसे होते हैं वो जवाबदेह होते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई सुपीरियर कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर अगर जज के ऊपर और मजिस्ट्रेट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर वो जज और मजिस्ट्रेट जो उनसे है उसको जवाबदेह हो जाता है, वो अपनी ड्यूटीज का या कोई एक्ट जो उसने एज अ मजिस्ट्रेट या जज के तौर पर परफॉर्म किए हैं वो जवाबदेह होगा, या वो स्टेटमेंट जो उनसे अपनी डिक्लेयर कर सकता है अपनी सुपीरियर कोर्ट के सामने। अब एक और कंडीशन है, एक तो ये आ गया कि सुपीरियर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया उसमें वो जवाबदेह होगा। दूसरा ये आ जाता है कि अगर कोई मैटर किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश आया, वो वहां पे मौजूद था। फॉर एग्जांपल एक सेशनल जज किसी रोड पे जा रहा था और उसने उसकी मौजूदगी के सामने कोई कत्ल हो गया। अब वो जो उनसे है उसका जो उनसा विटनेस बन गया है, अब वो इस मैटर के बारे में अपनी गवाही दे सकता है। और जो मैंने ऊपर बात की है उसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि एक सेशनल कोर्ट का जज है या मजिस्ट्रेट है, अब उसके खिलाफ एक बंदा आके कहता है कि भाई इसने जो उनसे है ना कोई गलत शहादत ली है या अपने काम को सही तरह सर अंजाम नहीं दिया, तो अब वो जो सेशनल जज है या मजिस्ट्रेट है वो सेशनल जज के सामने अपने एक्ट और ड्यूटीज का जवाबदेह नहीं है। हाँ, अगर उसकी इंक्वायरी किसी सुपीरियर कोर्ट में चली जाए, हाई कोर्ट में चली जाए, उसके तो उस इंक्वायरी में वो कोर्ट अपना जज पे या मजिस्ट्रेट पे कोई ऑर्डर लागू करे, तो तब वो जो उनसे है ना उस अपनी सफाई के अंदर अपने जो उनसे है फैक्ट जो उनसे है वो सुपीरियर कोर्ट के सामने पेश कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 जो उनसे है वो डील करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। जैसे कि हमारे इस्लाम में और हमारे सोसाइटी के अंदर जो मैरिज है ना इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। हमारा इस्लाम है या चाहे हमारा कानून है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो भी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन से बना हुआ है, तो वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दो मियाँ बीवी निकाह से लेकर डिवोर्स तक अगर दो मियाँ बीवी के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है कोई भी उनको इन्फोर्स नहीं कर सकता कि वो उन कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये सोशली तौर पे भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए हमारा कानून भी कानून शहादत के अंदर प्रॉपर आर्टिकल बना हुआ है जो इस चीज़ को महफूज करने के लिए, ताकि उनकी जो उनसे मियाँ बीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको बगैर किसी वजह से डिस्क्लोज ना किया जाए, उसके लिए ये आर्टिकल बनाया गया है ताकि कोई भी बंदा जो उनसे है उनको फोर्स ना करे कि वो आपस की जो उनसी उनकी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज करें। अब इसमें एक एग्जाम्पशन है, कुछ एग्जाम्पशंस हैं जिनमें जो से मियाँ बीवी हैं वो आपस की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पशन आ जाती है वो तो ये है जी कि अब मियाँ बीवी में से किसी एक के ऊपर केस फाइल हो जाता है, वो अपनी सफाई में जो उनसे है वो जाके अगर उसका कोई वो अपनी सफाई में कोई बात बताना चाहता है, कोई बात उनके आपस में हुई थी वो अपनी सफाई में बताना चाहता है तो वो बता सकता है क्योंकि उसके ऊपर केस फाइल हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अपनी फ्री कंसेंट के साथ
अगर दोनों पार्टी में से कोई एक भी अपनी फ्री कंसेंट के साथ कोई बात को बताना चाहता है तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा आर्टिकल 6 जो कि डील करता है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ द स्टेट। अब ये कानून कहता है कि जब तक कोई चीज सीक्रेट है, अनपब्लिश है, ठीक है, और वो स्टेट अफेयर से उसका कोई ताल्लुक है, तो वो चीज जो उनसे है वो कोई बंदा उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें एक एग्जाम्पशन आ जाती है कि अगर उसी डिपार्टमेंट का एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो उस बंदे को अथॉरिटी दे दे कि आप इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो, फिर वो बंदा जो है उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, उसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट के अंदर गवाही दे सकता है, उसको कोर्ट के सामने डिस्क्लोज कर सकता है, उसके बगैर नहीं कर सकता। अब जो सा आर्टिकल नंबर हमारा 7 है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर ये बात बताई गई है कि जो उनसे हमारे पब्लिक ऑफिसर हैं उनको कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं कर सकती कि अगर वो किसी चीज़ को समझते हैं कि उसको डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को सफ़र होगा, पब्लिक इंटरेस्ट जो सा इंटरेस्ट है उसको कोई मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो उसको कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं कर सकती कि वो उस चीज़ को डिस्क्लोज करे। ठीक हो गया जी। अब इसमें आ जाते हैं जैसे कि हमारे प्रोविंशनल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये हमारी इंडस्ट्रियल और हमारे कमर्शियल जो उनसे अफेयर हैं उनको रन कर रहे होते हैं, और उनके जो उनसे हैं बड़े सीक्रेट जो उनसी है ना इंफॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट के पास होती है, तो उन इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए ये आर्टिकल कानून शहादत में बनाया गया है। इसके बाद आ जाता है जो उनसा आर्टिकल नंबर 8 है वो है जी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अब जी इसमें आ जाता है, आप देखें जो उनसे हमारे पब्लिक ऑफिसर होते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट जो उनसे हो गया, हमारे पुलिस ऑफिसर हो गए, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर हो गए। अब ये जो उनसे लोग होते हैं इनके मुखबर होते हैं जो कि इनको बताते हैं कि फलां जगह पे जो उनसे ऑफेंस कमिट हो रहा है, कौन बंदा कमिट कर रहा है, किस तरह कमिट कर रहा है। अब ये जो मुखबर होते हैं इनकी आइडेंटिटी छुपी होती है, और इनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जो सा ये आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर 1984 में उतारा गया है ताकि इनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाए। अब जो नेक्स्ट जो सा आर्टिकल 9 है वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये जो सा आर्टिकल है ये एडवोकेट्स के रिलेटेड है। जब कोई क्लाइंट एडवोकेट के पास आता है तो उनके दरमियान जो क्लाइंट अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एडवोकेट के साथ शेयर करता है, तो ये आर्टिकल कहता है कि एडवोकेट वो इंफॉर्मेशन आगे किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब एडवोकेट ये नहीं कर सकता कि भाई उसका केस सुन लिया, अब किसी दूसरे वकील के पास जाके, ओपोनेंट वकील के पास जाके बताए कि भाई इसमें ये वीक पॉइंट है, ठीक है आप ये वीक पॉइंट उठा लो, खुद ही उसका जो सा है ना केस बिगाड़ दे। तो ये काम जो सा है एडवोकेट नहीं कर सकता। अब इसी आर्टिकल के अंदर कुछ एग्जाम्पशन बताई गई हैं जिसके अंदर जो एडवोकेट है वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। उसमें फर्स्ट जो उनसी एग्जाम्पशन है वो ये है जी कि अगर एडवोकेट के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जो कि कोई इलीगल क्राइम कमिट करने के लिए है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि क्लाइंट जो है वो एडवोकेट के पास आता है और कहता है कि भाई मैं जो है ना जाली कागजात बना रहा हूं और आप जो है सुट फाइल कर दो, ठीक है, और मैं इस तरह इस ज़मीन पे कब्जा कर लूँगा, ठीक है। अब क्योंकि जो सा एडवोकेट है उसको अपने क्लाइंट का जो सा मकसद पता चल गया है कि वो क्राइम कमिट करने के लिए ये केस फाइल कर रहा है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। सेकंड कंडीशन या आप एग्जाम्पशन कह सकते हैं वो ये है कि अगर एडवोकेट जो है वो क्लाइंट का केस लड़ रहा है, ड्यूरिंग पीरियड उसको ये एहसास होता है कि जो सा क्लाइंट है वो कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है, ठीक है, या कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तो वो वहीं पे क्लीन हैंडेड हो जाता है और वो कोर्ट को कहता है कि भाई ये इसमें मेरी मदाखलत के अलावा जो सा है ना ये मेरे क्लाइंट ने कोई जाली कागजात कोर्ट में जमा करवाए हैं या कुछ जमा करवाने की कोशिश कर रहा है और इसमें मेरी कोई मदाखलत नहीं है, ये मेरी मर्ज़ी से, या इसमें जो सा क्लाइंट है उसने
मुझसे इसके बारे में कोई एडवाइस नहीं ली, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये क्लाइंट ने अपने तौर पे इसके जाली कागजात बनाए हैं और जमा करवा दिए हैं और इसमें मेरी कोई मुदाखलत नहीं है, तो इस तौर पे जो सा एडवोकेट है वो अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि जो आर्टिकल 9 जो सा है ना, जो आर्टिकल 9 की प्रोविजन है वो इंटरप्रेटर्स, यानी कि जब क्लाइंट एडवोकेट के पास आया, उसने अपनी केस की इंफॉर्मेशन एडवोकेट के साथ जब वो डिस्कस कर रहा था, तो उसके चैम्बर के अंदर उसके जो से हैं मुंशी भी बैठा होगा, उसके जो से जूनियर्स भी बैठे होंगे। अब ये जो आर्टिकल 9 की प्रोविजन है वो आर्टिकल 10 में कह रहा है कि ये उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। ये नहीं कि वो उसका मुंशी उठ के कोर्ट में जज को जाके बता दे कि, या दूसरे वकील को बता दे कि भाई इसके केस में ये वीकनेस है, या जज को बता दे कोई उसकी इंफॉर्मेशन है केस की, वो जज को जाके बता दे। ठीक है, ये वो जो सा है ये चीज़ें उसके मुंशी के ऊपर या उसके चैम्बर के अंदर उसके रिलेटेड एडवोकेट के रिलेटेड जितने भी लोग मौजूद होंगे ये सब उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। उम्मीद करता हूं जी आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।